नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और वक्त है 6 के सिक्सर का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार में यात्रा पर निकलने वाले हैं। दिसंबर के पहले सप्ताह में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संवाद यात्रा पर निकलेंगे, जिसमें महिलाओं से उनकी खास बातचीत होगी। नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर बिहार में राजनीति गर्माती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने नीतीश कुमार की यात्रा को राजनीतिक स्टंट करार दिया है और शराबबंदी कानून को दिखावा करार देते हुए वोट की यात्रा का आरोप लगाया है। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दावा किया है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो काम किया है वो मिसाल है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि महिलाओं से सुझाव लेकर सीएम बिहार में विकास के काम को आगे बढ़ाएंगे। सरकार है वो सिर्फ चुनाव की रणनीति बना रही है और चुनाव जीतने के लिए ही सारा उपाय कर रही है। चुनावी वर्ष है, इसलिए इसमें कोई महिला को आगे बढ़ाने का, महिला को सुरक्षा देने का, महिला के प्रगति का कोई नियत नहीं है। सिर्फ चुनाव में किस तरह से आकर्षित किया जाए उसी की रणनीति के तहत ये यात्रा है। तो इस तरह करके नीतीश कुमार जी पूरे देश के सामने बिहार मॉडल जीविका का आया तो भारत सरकार ने उसको आजीविका करके एक कार्यक्रम चलाया। तो नीतीश कुमार जी की बहुत बड़ी देन है महिलाओं को आगे बढ़ाने में और मुझे लगता है कि ये उनका प्रयास है कि महिला और भी आगे बढ़े, उनका सपना पूरा हो, इसी के लिए वो प्रयासरत। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। देखिए, शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ का बयान सामने आया है। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये बयान दिया है उन्होंने। बिहार के शिक्षक निराश नहीं रहे, शिक्षक खुश होंगे तभी दे पाएंगे अच्छी शिक्षा। जिन्हें चाहिए ट्रांसफर वो अब आवेदन करें। 1 दिसंबर से ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए शिक्षक अप्लाई करें। ई शिक्षा कोष पर शिक्षक ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर पाएंगे और 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शिक्षा विभाग आवेदन की जांच भी करेगा और जनवरी में शिक्षकों की स्कूलों में पोस्टिंग हो जाएगी। तो पति पत्नी, महिला, दिव्यांग, गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षकों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी और पहले के नियमों में काफी हद तक बदलाव होगा। सभी को ऐच्छिक ट्रांसफर देने का प्रयास किया जाएगा शिक्षा विभाग की तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है वो सक्षमता पास जो अभ्यर्थी हैं, जो विशिष्ट शिक्षक हैं, उसके बारे में उन्होंने निर्णय लिया और जिसकी घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की जी। लेकिन इसके इतर जो बाकी लोग हैं, जैसे काफी बीमार जी टीचर्स थे, जिनके बच्चे बहुत बीमार थे, पति पत्नी के मामले थे और बीपीएससी के टीचर तो बहुत दूर दराज में पोस्टिंग थी, जो बहुत समय से सोच रहे थे कि कहीं करीब अपने घरों के करीब पोस्टिंग हो। ये लोग उस वेबसाइट पे उन लोगों ने अपना आवेदन दिया था और 2,60,000 के आसपास जो आवेदन पत्र थे उसमें मोटा मोटी इन लोगों ने जो बीमारी और ये सब थे, ये अपने में 10,000 थे। बिहार में स्कूल का समय देखिए बदल दिया गया है। स्कूल की टाइमिंग में एक बड़ा बदलाव हुआ है। 1 दिसंबर से अब नया बदलाव होगा। 9:30 बजे से लेकर के सुबह के 9:30 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक स्कूल चलेंगे और जिसमें खेलकूद, संगीत के लिए 1 घंटे का वर्ग होगा और परीक्षा होने पर स्थगित नहीं होगी दूसरी कक्षाएं। तो देखिए, कक्षा 1 से लेकर के 8वीं के लिए बैगलेस शनिवार होगा। तो वहीं संस्कृत और उर्दू स्कूल में भी समय बदला गया है। और अब बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग की। तो देखिए, स्वास्थ्य विभाग में बंपर बहाली होगी और जल्द ही बहाली का विज्ञापन जारी किया जाएगा। 3,326 ड्रेसर के लिए विज्ञापन आने वाला है और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस बारे में जानकारी दी है। डॉक्टरों की कमी बहुत जल्द दूर की जाएगी। तो ये बहुत बड़ी खबर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई, जिसमें आपको बताते चलें कई लोगों को रोजगार दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि बहाली का विज्ञापन जो है बहुत जल्द जारी किया जाएगा, जिसमें 3,326 ड्रेसर के लिए विज्ञापन होगा। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस बारे में जानकारी दी है और इन्होंने कहा है कि डॉक्टरों की कमी भी बहुत जल्द दूर की जाएगी।
बिहार को केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा तोहफा मिला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने NHAI कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस दौरान नितिन गडकरी ने 3700 करोड़ की 6 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री के साथ इस दौरान जीतन राम मांझी और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। सांसद पप्पू यादव को लगातार धमकी मिल रही है। देखिए, आज पप्पू यादव ने कहा है कि उन्हें एक बार फिर से धमकी मिली है और इसमें उनके घर की तस्वीर मोबाइल से खींच करके उनको भेजी गई है और उर्दू में धमकी दी गई है। इस बार सांसद ने बिना नाम लिए इधर जेडीयू के एक महासचिव पर आरोप लगाया है और ये दावा किया है कि सरकार के 2-3 अधिकारी भी चाहते हैं कि पप्पू यादव को सुरक्षा नहीं मिले। उन्होंने घर की रेकी किए जाने का भी आरोप लगाया है और मोबाइल फोन में इसकी तस्वीर भी दिखाई। पप्पू यादव ने धमकी के पीछे शामिल लोगों के नाम का खुलासा करने की भी बात कही। माल की हिफाजत के लिए भीख इनसे मांगना नहीं है, लेकिन मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि आपके 1-2 पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, नीतीश कुमार जी, मैं आपको मुख्यमंत्री बनाने में पहली बार मेरे पप्पू यादव की भी भूमिका थी, नहीं थी तो आप खुद बताएं। और आपके राष्ट्रीय पदाधिकारी 1-2 हैं जो लगातार पप्पू यादव के खिलाफ साजिश रचते हैं। 2-3 सरकार में पदाधिकारी हैं जो साजिश रचते हैं, जिसका नाम मैं लोकसभा के भीतर खोलने वाला हूं। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र देखिए सड़कों पर उतर आए हैं। बुधवार शाम को हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों का गुस्सा भड़क उठा है और छात्र विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे हैं। छात्रों की नाराजगी को देखते हुए पटना विश्वविद्यालय कैंपस को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में पटना विश्वविद्यालय की कक्षाओं को भी बंद करा दिया है। तरीके से थी और पुलिस के समक्ष हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे। कोई हम लोग एग्रेसिव बात नहीं बोल रहे थे, लेकिन पुलिस के डिप्टी एसपी के द्वारा यह बयान दिया गया कि तुम लोग अगर हम लोग को उकसाओगे, दबंगई करोगे तो 10 मिनट में तुम लोग को खाली कर देंगे, पीटेंगे भी और जेल में भी डालेंगे। जब छात्र नेता मांग करते हैं छात्र संघ चुनाव की तो उन पर लाठी बरवाना, कहाँ का ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये लोकतंत्र का जो पहला नर्सरी है वो पटना विश्वविद्यालय ही है और ऐसे जगहों पे लाठी चलाना, छात्रों पे लाठी चलाना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। पटना विश्वविद्यालय का समस्त छात्र चाहता है कि पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हो और इस तरह के लगातार जो घटनाएं हो रही। और अब बात करते हैं बिहार की आबो हवा की। तो दिल्ली के बाद अब बिहार के भी कई शहरों में प्रदूषण से हालात बिगड़ने लगे हैं। मुजफ्फरपुर में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। मुजफ्फरपुर के अलावा अलग इलाकों में भी AQI जो है वो अलग अलग दर्ज किया जा रहा है, जिसमें काजी मोहम्मदपुर इलाके का AQI सबसे खतरनाक है, 445 पहुंच चुका है। वहीं आपको बताते चलें कि कलेक्टेरिएट और MIT इलाके में AQI 276, 277 मापा गया है। तो बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम भी एक्टिव मोड में है। शहर के कई इलाकों में दिन और रात में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो वहीं प्रदूषण से शहर के बिगड़ते हालात पर पूर्व नगर विकास मंत्री और पूर्व नगर विधायक सुरेश शर्मा ने नगर निगम पर बड़ा सवाल उठाया है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि बिहार के हाजीपुर में भी AQI 400 के पार पहुंच चुका है, जो कि काफी खराब बताई जा रही है। स्तर काफी बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मुजफ्फरपुर में पॉल्यूशन का रेशियो दिवाली के बाद 400 तक पहुंच गया था और 300 से ऊपर ही रह रहा है। यह खतरनाक बिंदु मुजफ्फरपुर के जनजीवन को, जिंदगी को खरास पहुंचाएगा। और आइए बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। भूमि राजस्व विभाग ने पदाधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। 189 सीओ का वेतन रोक दिया गया है और 12 से भी ज्यादा सीओ पर भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई हुई है। कार्रवाई को लेकर विभाग ने मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जनता के साथ में अन्याय करने वालों को बचाया नहीं जा सकता है। राजस्व भूमि सुधार विभाग को बदनाम करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा और सभी भ्रष्टाचारी का दिन लिखा हुआ है, जैसे यमराज के यहाँ सबका दिन तय है। सरकार जल्द ही 47 लाख परिवार की सर्वे सूची जारी करने जा रही है। देखिए, चाहे सर्वे का काम हो या राजस्व विभाग के किसी भी तरह का जो हम आम जनता को सेवा देते हैं, मैंने खुला संदेश राजस्व विभाग के पदाधिकारी कर्मचारी को दिया है
कि अगर जनता के साथ आप अन्याय करेंगे, जनता के काम में देर करेंगे, भ्रष्टाचार का अगर खेल होगा, तो दिलीप जायसवाल एक ऐसा मंत्री है कि उसके कलम से कोई नहीं बचेगा। बेगूसराय में एक नाबालिग दिव्यांग लड़की से दुष्कर्म की वारदात सामने आई है और गांव के ही एक युवक पर आरोप लगा है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र की बताया जा रहा है, जहां पर बताया जाता है कि पीड़ित बोल नहीं सकती है और इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पीड़ित की मां की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। एक नाबालिग बच्ची है जिसकी मां ने सूचना प्रतिवेदित किया है। बच्ची चूंकि बोल नहीं सकती है, तो लगभग उसकी उम्र 13 साल है। उसने बताया कि बगल के गांव के ही रहने वाले एक हैं, जिन पर उसने बताया कि उस बच्ची को बहला के ले जा रहे थे, उन्होंने देखा है और फिर उसके साथ वैसी घटना घटी। वो बच्ची तो बोल नहीं पाती है, गूंगी है। तो मां के आवेदन पर FIR अंकित किया गया है। चीन में बैठकर भारतीयों के साथ करोड़ों की ठगी करने वाले चाइनीज गिरोह के हैंडलर समेत हरियाणा की पलवल पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि 11 आरोपियों में से 8 शातिर उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, जो कि विदेश में बैठकर करोड़ों की ठगी करते थे। गिरफ्तार किए गए 11 आरोपियों में से 4 को जेल भेजा जा चुका है, जबकि 7 आरोपी रिमांड पर हैं। और पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 लग्जरी गाड़ी और 400 मोबाइल सिम कार्ड 400 बरामद किए हैं। साथ ही साथ 31 मोबाइल बरामद हुए हैं, 5 ATM कार्ड मिले हैं और 8 चेकबुक भी बरामद किए गए हैं। साथ ही पुलिस ने 9 लाख कैश भी इनके पास से बरामद किया है। आरोपी अब तक देश में 70 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। आइए बात कर लेते हैं देश और विदेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुयाना की 2 दिनों की यात्रा पर हैं और इस दौरान वैश्विक मंच पर पीएम मोदी की साख और मजबूत हुई है। गुयाना यात्रा के दौरान पीएम मोदी को एक और सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका ने अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है गुयाना ने, और वहां के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को इस सम्मान से नवाजा है। डोमिनिका ने पीएम मोदी को कोविड के समय में किए गए उनके कार्यों के लिए अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। तो पीएम मोदी को अब तक कुल 19 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। तो देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जबकि देखिए विधानसभा चुनाव होने में अभी 3 महीने बाकी हैं। चुनाव आयोग ने अभी चुनावी कार्यक्रमों की भी घोषणा नहीं की है। और आपको बता दें कि छतरपुर से ब्रह्मा सिंह तंवर को टिकट मिला है, तो वहीं किराड़ी से अनिल झा हैं, विश्वास नगर से दीपक सिंघला को टिकट मिला है, रोहतास नगर से सरिता सिंह है, लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी को टिकट दिया गया है, बदरपुर से राम सिंह इस बार चुनाव मैदान में होंगे, वहीं सीलमपुर से जुबैर चौधरी होंगे, सीमापुरी से वीर सिंह धिंगान का नाम जो है आगे किया गया है, तो वहीं गोंडा से गौरव शर्मा है, करावल नगर से मनोज त्यागी है और मटियाला से सोमेश शौकीन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और अब आपको झारखंड की राजधानी रांची लेकर चलते हैं, जहां पर झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान देखिए खत्म हो चुके हैं और इसके बाद नेता अब रिलैक्स मोड में नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी गांडे विधायक कल्पना सोरेन की तस्वीरें सामने आई हैं। फोटो में कल्पना और हेमंत जो है वो गुलाबी ठंड में धूप का आनंद उठाते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री हेमंत ने तस्वीर शेयर की है। कैप्शन भी डाला है उन्होंने। कैप्शन में लिखा है, चुनाव प्रचार समाप्ति पर फुर्सत के कुछ क्षण।